नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम वीरेंद्र सैनी, मैं आपका कैटलिस्ट अकेडमी पर आपका हमारे यूट्यूब चैनल है, इस पर हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मेरा चैप्टर चल रहा था यूनिट एवं मेजरमेंट। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, और हमने इनके जो विमीय सूत्र होते हैं, जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, वो हमने निकाले थे। आज हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। विमीय समीकरण का उपयोग, यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो पहला उपयोग हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किस प्रकार से बदलते हैं। जो भी हमारी भौतिक राशि होती है उसमें एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किस प्रकार से बदलते हैं। बदलना। दूसरा उपयोग है कि हम सूत्र की, जो भी हमारा सूत्र निकल के आता है, फॉर्मूला आता है, उसकी सूत्र की जांच किस प्रकार कर सकते हैं, विमीय समीकरण की सहायता से। और तीसरा उपयोग है हम विमीय सूत्र की सहायता से, विमीय समीकरण की सहायता से हम सूत्र को स्थापित भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम विमीय समीकरण के तीन प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, और दूसरा है सूत्र की जांच कर सकते हैं और सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पहला उपयोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ये क्या होता है? तो पहला उपयोग है हमारा कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो इसको हम क्यू से दर्शा देते हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है? हमारी ml/t पर, मास, लेंथ और टाइम पर। तो हमने विमीय समीकरण निकाला था, वो किस प्रकार लिखा था? ml/t के पदों में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसकी जो विमा है a, l की विमा c, t की विमा c। तो हमारा ये जो जनरल जो विमीय समीकरण होता है, इसके बाद इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें ABC क्या है? ये ABC ml/t की विमाएं हैं। क्या है ये? विमाएं। ठीक है, इस प्रकार ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब हम एक बात देखते हैं कि जो भी हमारी जो यूनिट होती है और उसकी आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है, वो किस प्रकार से डिपेंड करती है? n प्रोपोर्शनल 1/u से। ये किस प्रकार होती है? जैसे कि मानो कि हम 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को अगर हम एमपीएस में बदलते हैं तो क्या होता है? 1000 मीटर। और उसके बाद क्या होता है? और सेंटीमीटर में बदलो, 10,000, 1,00,000 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आगे संख्या लगी रहती है इसे बोलते हैं नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो इसके बाद में लगी रहती है उसे क्या बोलते हैं? यूनिट। मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू को n से दर्शा दें, और जो किलोमीटर पीछे लगी वैल्यू लगी रहती है उसे दर्शा देते हैं यूनिट से, u से। ठीक है, अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो यूनिट की जो साइज है, 1 किलोमीटर, फिर मीटर और फिर सेंटीमीटर। किलोमीटर एक बड़ी साइज है, मीटर छोटी, इससे छोटी सेंटीमीटर। इधर जाने तो क्या बढ़ रही है? यूनिट की साइज बढ़ रही है। लेकिन हम देखते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्या है, 1000 और 1,00,000, वो बढ़ रही है, जबकि यूनिट की साइज घट रही है। तो नंबर बढ़ने पर यूनिट घट रही है। इस प्रकार से हम क्या हो जाएगा? n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u हो जाएगा। अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? n u बराबर कांस्टेंट, n u बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो
मान लो कि एक मात्रक पद्धति में हम एक मात्रक पद्धति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक मात्रक पद्धति में मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और उसकी यूनिट u1 मान ली। क्या मान ली? u1। अब मान लो दूसरी पद्धति में जैसे कि मैंने मान लिया कि सीजीएस पद्धति में, और दूसरी मान ली एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में मैंने जनरल उदाहरण बताया, लेकिन हमने जनरली n1 u1 मान ली और दूसरी मात्रक पद्धति में n2 u2 मान लेते हैं। ठीक है। अब हमें n1 से n1 u1 से n2 u2 में पद्धति में बदलना है। ये किस प्रकार होगा? ठीक है। अब हमने बताया था कि n बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। ये हमारी एक जनरल इक्वेशन आ गई। इसके बाद जो हमारी यूनिट होती है वो विमीय समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। मान लो कि u1 बराबर m1 l1 और t1। ml क्या है इसकी? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है u1 की। ये u1 का विमीय इक्वेशन हो गया। अब u2 का मान लो m2, इसकी विमा है a b c, और u2 की क्या हो जाएगी? m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। इस प्रकार से हमने u1 और u2 डिफाइन कर ली। इसके बाद जो u1 और u2 की जो वैल्यू है इस समीकरण में रख देते हैं। तो वो क्या आता है? m1 की पावर 1 a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। इसके बाद n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। तो हमें मान लो एक पद्धति में इसका मान पता है n1 m1 l2 t1, लेकिन एक मात्र पद्धति दूसरी में जो हमें n2 की वैल्यू नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो हम इसे n2 बराबर n1 m1 बटे m2, इसको नीचे ले गए तो इसे सेपरेट कर लेते हैं कि पावर 1 और l1 बटे l2 की पावर v और t1 बटे t2 की पावर c। तो इस प्रकार से हमें ये जनरल फॉर्मूला आ जाता है। इसे हम दूसरी पद्धति में हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। जैसे कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? ठीक है, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? अब इसमें क्या, एक जूल क्या है? एक जूल कार्य का यूनिट होती है, कार्य की यूनिट होती है। तो इसमें पर कितना है? एक जूल। ठीक है, ये तो होता है एसआई पद्धति में, इसका यूनिट होती है कार्य की। ठीक है, अब हम वर्ग की जो विमीय समीकरण होता है इसको निकाल चुके हैं। वो कितना आता है? m l स्क्वायर t माइनस 2। ये हम पिछली वीडियो में निकाल चुके हैं। इसके बाद जो हम अर्ग की बात कर रहे हैं, और ये होता है अर्ग होता है अपना सीजीएस पद्धति में, मात्रक होता है इसका। इसमें होता है सीजीएस पद्धति में अर्ग का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में जूल का मात्रक क्या होता है? अर्ग, और एसआई पद्धति में जूल। अब इसको देखो, जो हमारी जो विमीय समीकरण लिखा हुआ है यहाँ पर, उसमें जो भागते हैं a बराबर कितना है? 1, और b बराबर 2 और c बराबर -2। इसके बाद जो हमारा जो n1 की वैल्यू है
m1 की वैल्यू क्या है 1। इसके बाद जो एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में m1 कितना है 1 किलोग्राम, क्योंकि एमकेएस पद्धति में मास को किसमें नापते हैं किलोग्राम में, और लेंथ को मीटर में, और समय को सेकंड में। उसके बाद सीजीएस पद्धति में m2 को किसमें मापते हैं ग्राम में, और लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। और हमें अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है तो इसको क्या मान लेते हैं n2, हमें n2 निकालना है इसका। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला लिखा रहा था n2 बराबर n1 m1 बटे m2 की पावर a, जो भी है इसमें रखते हैं वैल्यू को। चलो रखो n2 बराबर n1 m1 बटे m2, हमारा ये फॉर्मूला था l1 बटे l2 की पावर b, t1 बटे t2 की पावर c। वैल्यू रखो n1 का मान कितना है 1, और m1 कितना है 1 किलोग्राम, और m2 वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, ये पावर कितनी है 1, L1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, और L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है V कितना है 2, और T1 1 सेकंड, T2 की 1 सेकंड है, इसकी पावर है -2। इसके बाद इसको हल करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम। इसके बाद 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या होता है 100 का होल स्क्वायर है यह 1। इसके बाद 1 का 1 रहेगा 1 बटे 1। इसके बाद हम 1000 ग्राम से ग्राम कट जाता है, और यहाँ पर जो सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है। उसके बाद इंटू 100 का होल स्क्वायर 10,000 ना। तो n2 की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होती है 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। तो हमें जो अर्ग है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या रख सकते हैं 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। इस प्रकार हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे बदलते हैं, इस तरीके से हम बदलते हैं। अब आगे हमारा दूसरा उपयोग था कि सूत्र की जांच करना। अब हम सूत्र की जांच किस प्रकार कर सकते हैं विभिन्न समीकरण के साथ आते। देखो कोई भी विभिन्न समीकरण होता है उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी जितने भी टर्म आती हैं, क्या आती है टर्म, उसकी जो विमाएं होती हैं, और राइट हैंड साइड में जो जितने भी टर्म है उनकी विमाएं सभी इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सभी विमेय सूत्र इक्वल होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण, जैसे कि मान लो हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ mv स्क्वायर होता है।
इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ऊर्जा। उसके बाद जो ये भी टर्म वाली है। अब ऊर्जा की हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। क्या होता है विमीय ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² T-2 ये होता है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड की विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m का क्या होता है m, v का क्या होता है LT-1 का होल स्क्वायर है, ml² T-2 वही निकल के आता है। देखो एनर्जी और mv², अब 1/2 कांस्टेंट है, इस पर कांस्टेंट का विमीय समीकरण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोनों बराबर है, LHS बराबर आ जाता है, तो ये विमीय विधि से सूत्र सही है। अब दूसरा एग्जांपल ले सकते, गति के समीकरण ले लो कोई सा। गति के समीकरण में मान लो v² बराबर u² + 2as है। अब इसकी जांच कैसे करो, मान लो v² का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT-1 का होल स्क्वायर, ये क्या निकल के आएगा L² T-2, और u² का क्या हो जाएगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो L² T-2 और 2as का निकालो। ए का क्या होता है LT-2 और s का क्या हो जाएगा L, इसको रखो, ये क्या निकल गया L² T-2। देखो v² L² T-2 है, u² L² T-2 है और 2as भी L² T-2 है, तो प्रत्येक पद की जो भी है विमीय सूत्र समान है, तो ये भी विमीय विधि से सही है। क्या है, विमीय विधि से सही है। इस प्रकार हम सूत्र की जांच कर सकते हैं, जो भी हमारे भौतिक समीकरण होते हैं, जो भी हमारे। इसके बाद हमारा तीसरा उपयोग है सूत्र की जांच करना। सूत्र की जांच कर चुके हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सूत्र की स्थापना किस प्रकार कर सकते हैं विमीय समीकरण की सहायता से। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जो भी हमारा जो सरल पेंडुलम, जो सरल लोलक होता है, वो किस राशि पर निर्भर करता है। मान लो जो हमारा पेंडुलम है, उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड t है, वो किस भौतिक राशि पर डिपेंड करता है। एक तो मास, लेंथ और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है, इन तीनों राशियों पर निर्भर करता है। अब हम इसे किस प्रकार ले सकते हैं, t प्रोपोर्शनल m की पावर a l की पावर स्मॉल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, l की पावर b और g की पावर c, इस प्रकार हम इसे ले सकते हैं। राशि पर निर्भर कर रहा, तो जब प्रोपोर्शनल को हटा दें तो क्या आता है, t बराबर k m की पावर a l की पावर b और g की पावर c, इस प्रकार हमने लिख लिया। उसके बाद हम इसमें विमीय समीकरण, जो कि हमने जैसे t की विमा क्या होती है m0, t की अलग से लिख लेते हैं, t की क्या हो जाएगी विमा m0 L0 t की पावर 1, ठीक है। और m जो राइट हैंड साइड है इसकी विमा देखो, m की पावर a l की पावर b g की पावर c, इसकी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m की पावर यही रहेगा, l क्या होता है l की पावर b और g क्या होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, इसका हम निकाल सकते हैं LT-2 का c, तो m a l क्या हो जाएगा L² नहीं, l की पावर ac हो जाएगा,
तो एल दोनों तरफ जुड़ जाएगा, एल बी प्लस सी और टी 2 माइनस सी। इस प्रकार से हम विमेय सूत्र लिख सकते हैं। उसके बाद हम दोनों टर्मों को बराबर कर देते हैं। बराबर करने से क्या होगा कि m की पावर 0 l 0 t की पावर 1। राइट हैंड साइड में जो विमेय सूत्र उसका क्या है, m की पावर a l की पावर b प्लस सी और t की पावर माइनस 2c। अब आगे हम जो भी हमारे एम एल टी जो पद है एम एल टी है उसको हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो हमें ए बराबर क्या प्राप्त होगा, जो विमा है वो एक इक्वेशन के बराबर इसके बराबर हो जाएगी, ए बराबर 0 और बी प्लस सी बराबर 0 और माइनस 2c बराबर 1। ए बराबर 0 आ गया, बी प्लस सी बराबर 0 माइनस 2c बराबर 1। तो c की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -1/2। और c का मान 1 माइनस इसमें रखेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा, b का मान 1/2 आ जाएगा और a का मान 0 है। इस प्रकार हमें a b c विमाएं निकल जाती है। अब जो a b c निकली है इनका मान जो हमारा आवर्तकाल था इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। इसमें रखो t बराबर k m की पावर a, तो a कितना है 0 और l की पावर b कितना है 1/2 और g की वैल्यू -1/2 की पावर हो जाएगी। इसे करो पूरा m ये हो जाएगा √l/g, g हाथ में नीचे चले जाएगा। इस प्रकार हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। अब के एक क्या है, कांस्टेंट, ये हमारे विमेय सूत्र पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें के का मान प्राप्त होता है 2π। तो हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है के बराबर 2π/l/g। इस प्रकार हमें सरल सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकल जाता है विमेय विधि से। तो आगे तो हमारा क्या निकला, k बराबर mv² और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बराबर r की पावर c। तो r c बराबर क्या है -1। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं k बराबर mv²/r, घटे भी चला जाएगा। ये इस प्रकार हमें विमेय विधि से ये सूत्र निकला है। अब k का मान कांस्टेंट होता है, पहले ही बता चुका हूँ। इसका विमेय सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और k का मान हम एक्सपेरिमेंट द्वारा 1 प्राप्त होता है। तो f बराबर mv²/r। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला निकल जाता है। इसके बाद हमारे जो सूत्र की जांच करने के लिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला और हमने जो विमेय समीकरण के 3 यूज पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा विमेय समीकरण में क्या क्या कमी है, क्या लिमिटेशन है इसकी, इसको समझते हैं। इसकी क्या क्या कमी है, पहली है जो हमारे हमने फॉर्मूला स्थापित किया था, फॉर्मूला निकाला था, उसमें के आता है। तो हमें ये जो विमेय समीकरण से फॉर्मूला निकाला था के बारे में हमारे के बारे में कोई सूचना नहीं देता है, के बारे में कोई सूचना नहीं देता है हमें। इसकी ये पहली कमी है। दूसरी है कि जो हमें फॉर्मूला निकलता है वो सदिश राशि है या अदिश राशि, इसके बारे में जानकारी नहीं देता है। वेक्टर क्वांटिटी की हमें जानकारी नहीं देता है। इसके बाद जो तीसरा उपयोग है, तीसरा जो हमारी कमी है इसकी कमी यह है कि जो हमें जो साइन फंक्शन होते हैं या लॉग के जो फंक्शन प्राप्त होते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, अगर इसमें फॉर्मूले में आ जाते हैं तो मतलब आता नहीं है साइन और लॉग और एक्सपोनेंशियल, इसके बारे में हम विमेय विधि से इसकी सूत्र स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये फंक्शन आ जाते हैं। तीसरी है, चौथी, इसके
जो हमारी भौतिक राशि, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी अगर 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, 3 राशियों से अधिक राशियों पर, 3 राशियों पर निर्भर करती है, तो 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम इस विधि से फॉर्मूला स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा MLT है उससे हमें 3 इक्वेशन प्राप्त होती हैं, तो 3 इक्वेशन से 3 वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम ये डायमेंशनल इक्वेशन की लिमिटेशन है। तो आज इतना ही। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।